हाय गाइस, जय महाकाल। वेलकम टू माय चैनल मध्य प्रदेश आरंभ। इस सीरीज़ में हम स्टार्ट कर रहे हैं पूरे भारत का इतिहास, जिसमें हम मॉडर्न हिस्ट्री को लिया है सबसे पहले और हम इसको सॉल्व करेंगे। इसमें हम आज देखेंगे बंगाल में अंग्रेज़ों का प्रभुत्व कैसे स्थापित हुआ और कैसे इन्हें अपने व्यापार को फैलाया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। बंगाल में अंग्रेजी प्रभु सत्ता। 1717 में मुर्शिद कुली खां बंगाल का सूबेदार या नवाब बना। इसी समय से व्यवहारिक रूप से स्वतंत्रता कार्य करने लगी थी। किसने स्थापित की थी? मुर्शिद कुली खां ने 1717 में बंगाल का सूबेदार या नवाब बन गया था और स्वतंत्र राज्य बना लिया था। इसने ढाका के स्थान पर मुर्शिदाबाद को अपनी राजधानी बनाया था। यह बंगाल का पहला नवाब था जिसने अंग्रेजों द्वारा दस्तक या अधिकार पत्र का दुरुपयोग किया था। किसने किया था? मुर्शिद कुली खां ने। 1727 में मुर्शिद कुली खां की मृत्यु के बाद शुजाउद्दौला बंगाल का नवाब बना और यह अत्यंत न्यायप्रिय नवाब था। इसने 1732 में अली वर्दी खां को बिहार का उप सूबेदार बना दिया था और 1739 में शुजाउद्दौला की मृत्यु के बाद उसका पुत्र सरफराज खां नवाब बना। इसी के समय पर 1740 ईस्वी में जो अली वर्दी खां, जिसको कहाँ का, बिहार का सूबेदार बनाया था ना, वो विद्रोह कर देता है और इसके विद्रोह में सफदरजंग मारा जाता है। मतलब जो सरफराज था, किसका पुत्र था? शुजाउद्दौला का, वो मारा जाता है और अली वर्दी खां क्या करता है? बंगाल का नवाब बन जाता है खुद। फिर आता है अली वर्दी खां का शासन। ये 1740 से 1756 तक रहा था। इसने यूरोपियों की उपमा मधुमक्खियों से की थी। इसके अनुसार यदि इन्हें ना छेड़ा जाए तो यह शहद देंगी और यदि इन्हें छेड़ा जाएगा तो ये काट काट कर मार डालेंगी। अली वर्दी खां का स्वयं का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए इसने अपनी छोटी पुत्री का जो पुत्र था सिराजुद्दौला को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया है ना। अपन अब कहाँ तक पढ़ लेते हैं? अलाउद्दीन खां तक। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं। 1717 में क्या हुआ? मुर्शिद कुली खां आया, बंगाल का सूबेदार बना। इसने जो अंग्रेजों का अधिकार था या दास्तकार था उसका दुरुपयोग किया था। फिर इसके बाद कौन बनता है? शुजाउद्दौला बनता है। शुजाउद्दौला ने बंगाल में तो खुद शासन किया, लेकिन जो बिहार था वहाँ का सूबेदार किसको नियुक्त कर दिया? अली वर्दी खां को। फिर सिराजुद्दौला का एक छोटा बेटा होता है जिसका नाम होता है सरफराज। जो अली वर्दी खां होता है बिहार में विद्रोह करता है और सरफराज को मार देता है और बंगाल पर शासन करता है। अली वर्दी खां का स्वयं का कोई पुत्र नहीं था, इसलिए वो अपनी बेटी का जो बेटा था सिराजुद्दौला, उसको अगला नवाब घोषित करता है और खुद भगवान के पास चले जाते हैं। और ये यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से भी करते हैं। फिर आते हैं कौन? सिराजुद्दौला। ये 1756 से 1757 तक रहे हैं। सिराजुद्दौला का अंग्रेज़ों के साथ संबंध बिगड़ गए थे क्योंकि अंग्रेज़ों ने नवाब के शत्रु को शरण दे रखी थी। नवाब के मना करने के बावजूद भी बस्तियों का दुर्गीकरण कर रहे थे क्योंकि बंगाल का नवाब कौन है? अब ये नवाब मतलब ये सिराजुद्दौला है, लेकिन अब इनके ही समकक्ष यदि अंग्रेज अपना शासन स्थापित करने लगेंगे तो इनको प्रॉब्लम होगी, उनको प्रॉब्लम होगी, दोनों टकराएंगे। तो इनने मना किया था कि आप अपने जो दुर्ग है उसका दुर्गीकरण मत करो, लेकिन उन्होंने की, बस्तियां बनाई और अब इनके शत्रुओं को शरण दिया करते थे। और ये आपको पता है कितने बड़े वाले हुआ करते थे अंग्रेज, हर चीज़ का दुरुपयोग करते थे, तो टैक्स भी लगाते थे इनके कर पर। तो ये बहुत सारे मतभेद इनके बीच में हो गए और इनका टकराव हुआ। इसी के कारण सिराजुद्दौला रुष्ट हो गया और 15 जून 1756 को नवाब कलकत्ता स्थित फोर्ट विलियम पर आक्रमण कर दिया। 5 दिन के युद्ध के बाद 20 जून 1756 को फोर्ट विलियम पर अधिकार कर लिया और अंग्रेज भागकर फुल्टा नामक टापू में शरण ले ली। अब सिराजुद्दौला को बहुत गुस्सा आया तो इसने क्या किया? 15 जून को आके आक्रमण कर दिया। कहाँ पर? फोर्ट विलियम पर, कलकत्ता में था लोगों। और 20 जून को जीत भी गए और जो फोर्ट विलियम के अधिकारी बचे हुए थे वो कहाँ पे भाग गए? फुटला भाग गए और वहाँ पे शरण ले ली। अब आता है कालकोटरी की घटना। ये 20 जून को 1756 में हुई थी। इस घटना का उल्लेख एक अंग्रेजी अधिकारी हॉलवेल ने किया था। हॉलवेल के अनुसार 20 जून की रात्रि को नवाब ने 146 अंग्रेजी बंदियों को एक कोठरी में बंद कर दिया। दूसरे दिन 123 अंग्रेजों की मृत्यु हो गई और हॉलवेल सहित 23 अंग्रेज जीवित रहे।
संभवतः यह हॉलवेल की मनगढ़ंत कहानी थी, क्योंकि इसकी पुष्टि अन्य किसी स्रोतों से नहीं होती है। हॉलवेल ने खुद गढ़ी होगी, क्योंकि यदि ऐसा कुछ होता तो उस टाइम के कुछ राइटर या फिर कोई शासक या किसी कभी या फिर कोई भी ऐसा लेखक होता जो लिखता है इसको, लेकिन ये कहानी किसी ने नहीं बताई, सिर्फ हॉलवेल ने ही बताई थी, इसलिए इसका अच्छे से पुष्टिकरण नहीं किया जाता। ये 20 जून की घटना है 1756 की। फिर इसी के कारण पलासी का युद्ध होता है। 23 जून 1757 को युद्ध होता है। पलासी भागीरथी नद के तट पर स्थित था नदी के। यह युद्ध क्लाइव के नेतृत्व वाली सेना की छोटी सी अंग्रेजी सेना थी और नवाब सिराजुद्दौला के 5000 सेनाओं के साथ था। अब आप खुद बताइए, एक साइड से 5000 सैनिक लड़ रहे हैं और एक जगह से कुछ अंग्रेजी सैनिकों की लड़ाई हो रही है, कौन जीतेगा? सिंपल सी बात है, अंग्रेज जीतेंगे। क्यों? क्योंकि इनकी जो सेना है भले 5000 की है, लेकिन इनमें भी एक विभीषण है जो इनके साथ गद्दारी कर देगा और इनकी सेना हार जाएगी। युद्ध प्रारंभ होते ही मीर जाफर अपनी सेना लेकर अलग हो गया। मतलब 5000 की सेना थी, 50,000 की सेना थी, इसमें से जो मीर जाफर की सेना थी, जो कि उसका सेनापति हुआ करता था, वो अपनी सेना लेकर अलग हो गया। अंततः इस युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला पराजित हो गए, मुर्शिदाबाद भाग गए, लेकिन नवाब को मुर्शिदाबाद में पकड़कर उनको वहां पर मार दिया गया। इसके बाद मीर जाफर बंगाल का नवाब बनता है और क्लाइव को व्यक्तिगत रूप से बहुत धन देता है। इस तरह से पलाशी के युद्ध में भारत में अंग्रेज प्रभुसत्ता की नींव डाल दी। कंपनी को 24 फरगने जिले की दीवानी प्राप्त हो गई। तो अगला नवाब कौन बनेगा? मीर जाफर। क्लाइव का नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र किया था। नवाब सिराजुद्दौला के मुख्य अधिकारी उसे असंतुष्ट थे। इसका लाभ उठाकर क्लाइव ने नवाब के विरुद्ध एक षड्यंत्र रचा। इस षड्यंत्र में नवाब के मुख्य प्रधानमंत्री मीर जाफर दीवान, राय दुर्लभ और एक सैनिक अधिकारी यार लतीफ़ और बंगाल का एक व्यापारी जगत सेठ शामिल थे। कौन कौन थे? जो कि इनका सेनापति था मीर जाफर, एक दीवान था राय दुर्लभ और एक सैन्य अधिकारी था यार लतीफ़ और एक बंगाल का एक व्यापारी था जगत सेठ। इनने सबने मिलकर सिराजुद्दौला को धोखा दिया और पलासी का युद्ध हरवा दिया। अब कौन बनते हैं? मीर जाफर बनते हैं। अंग्रेज बहुत लालची थे, बहुत ज़्यादा लालची थे। जब तक मीर जाफर उनको नजराना वगैरह देता रहता है तब तक ये खुश रहते हैं। जैसे ही बंगाल का खजाना खाली होता है तो ये इनके विरोध चले जाते हैं, या फिर ये कुछ भी सुधार करने की कोशिश करता है तो अंग्रेज इनको हटा देते हैं। तो अब क्या होता है? 1757 की क्रांति हुई और 1760 तक ही रहते हैं मीर जाफर। 1760 में क्या हुआ? क्लाइव इंग्लैंड वापस चला गया। इसके स्थान पर विंसेंटर बंगाल का नया गवर्नर बनकर भारत आया। विंसेंटर ने नवाब बदलने का निश्चय कर लिया था। इसके लिए इसने मीर जाफर का ही दामाद मीर कासिम का नाम आगे रखा। समझौते के अनुसार मीर कासिम को नवाब बनाया गया और जिसके बदले मीर कासिम ने कंपनी को धनवान बना दिया और वर्धमान, मिदनापुर और चटगांव जिले की दीवानी और अधिकारियों का धन दे दिया। इसके बाद विंसेंटार्ड ने मीर जाफर के सामने यह प्रस्ताव रखा कि वह मीर कासिम को नवाब सूबेदार नियुक्त कर दे और प्रशासन के सारे अधिकार सौंप दे। इससे असंतुष्ट होकर मीर जाफर ने नवाब पद से इस्तीफा दे दिया और मीर कासिम को नवाब बना दिया गया। अब मीर कासिम आता है 1760 से 1763 में रहते हैं, ये 3 साल ही रहते हैं। मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद के स्थान पर मुंगेर को अपनी राजधानी बना ली। किसने? मीर कासिम ने मुर्शिदाबाद से हटकर मुंगेर को अपनी राजधानी बना ली। इन्होंने मुंगेर में तोपखाने और बंदूक निर्माण कराने का कारखाना भी स्थापित कर लिया। इन्होंने अपनी सेना को यूरोपीय ढंग से प्रशिक्षित करना स्टार्ट कर दिया। एक जर्मन अधिकारी वाल्टर रेनहर्ट शमरू को नियुक्त कर दिया। वाल्टर रेनहर्ट को वहाँ पर नियुक्त कर दिया।
और 1763 में क्या हुआ, मीर कासिम ने संपूर्ण बंगाल को व्यापार कर से मुक्त कर दिया। इस घटना से अंग्रेज आग बबूला हो गए, क्योंकि अंग्रेजों के यदि खिलाफ जाओगे तो अंग्रेज आपसे लड़ने के लिए आ जाएंगे। तो इनने जैसे ही व्यापार कर मुक्त कर दिया तो अंग्रेजों को गुस्सा आ गया। अंग्रेजों ने मीर जाफर को पुनः नवाब घोषित कर दिया, जो इसका मीर कासिम था। तो अब इनके ससुर को फिर से बुला लिया कि भैया तुम आ जाओ, ये तो बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे हैं। तो मीर जाफर को फिर से नवाब बना दिया, लेकिन मीर कासिम ने विद्रोह कर दिया और 1765 में क्लाइव पुनः भारत आ गया, जिसने बंगाल के नवाब, मुगल सम्राट और अवध के नवाब से अलग अलग संधियाँ की। अब इसमें क्या होता है, बक्सर का युद्ध होता है। क्या होता है, जो मीर कासिम होते हैं वो अवध के नवाब के पास जाते हैं और जो मुगल सम्राट होते हैं उनके पास जाते हैं। तीनों की एक गुट बनाते हैं, क्योंकि तीनों कहीं ना कहीं से अंग्रेजों से परेशान हो चुके थे। तो तीनों एक गुट बनाते हैं और अंग्रेजों से लड़ते हैं। आखिरी में क्या होता है, अंत में अंग्रेज जीत जाते हैं और ये तीनों हार जाते हैं। तो ये विंसेंट टाट के टाइम ही बक्सर का युद्ध होता है 1764 में। लेकिन जब संधि होती है तो क्लाइव उस टाइम तक वापस आ जाता है इंग्लैंड से। तो 1765 में क्लाइव के साथ तो इनकी तीनों की संधि होती है, अलग अलग संधि होती है। तो बंगाल के नवाब के साथ संधि करेगा, मुगल के सम्राट के साथ करेगा और अवध के नवाब के साथ भी संधियाँ करता है। अब क्या होता है, सबसे पहले क्लाइव आया तो भैया जहाँ से युद्ध प्रारंभ हुआ था वो वहीं पे लड़ जाएगा ना कि भैया क्या मसला था, आप हमें बताइए। तो ये पहुँचे कहाँ पर, बंगाल के नवाब के पास। उनसे संधि की और उनसे बोला कि देखो भैया युद्ध होना था तो हो गया, अब तुम एक काम करो, सारे अधिकार हमें दे दो और तुम चुपचाप निकल लो। हम आपके लिए अच्छा ऑफर दे रहे हैं, आपके लिए हम 53 लाख रुपए दे देंगे सालाना। कुछ नहीं करना है, कोई मेहनत नहीं करनी है, आपको 53 लाख रुपए आ जाएंगे। इससे अच्छा क्या होगा। तो इनने भी सोचा कि हाँ ये भी अच्छा बात है, हमें मतलब कोई काम ही नहीं करना है और हमारे पैसे आ जाएंगे हर साल। तो इनने संधि पर हस्ताक्षर कर दिए और इस टाइम क्या हुआ, बंगाल में सबसे पहले द्वैत शासन लागू कर दिया गया। अब आता है क्या, बक्सर का युद्ध। ये होता है कब, 23 अक्टूबर 1764 में होता है। मीर कासिम अंग्रेजों से पराजित होकर सिराजुद्दौला के पास पहुंचता है। उस समय वहां मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय भी उपस्थित थे। कौन, शाह आलम मुगल के थे और सिराजुद्दौला अवध के नवाब थे। इन तीनों ने अंग्रेजों के विरुद्ध संयुक्त मोर्चे का निर्माण किया और तीनों अपनी सेना लेकर बक्सर पहुंच गए और अंग्रेजों से युद्ध करने लगे। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो कर रहा था। इस युद्ध में संयुक्त मोर्चे की शक्तियां पराजित हो जाती हैं और मीर कासिम युद्ध भूमि में से भाग जाता है, जबकि सिराजुद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। अब क्या होती है, इलाहाबाद की पहली संधि होती है, जो कि होती है 12 अगस्त 1756 में। इलाहाबाद की पहली संधि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय से होती है। इस संधि के अनुसार कंपनी अवध के नवाब से इलाहाबाद और कड़ा 2 जिले लेकर मुगल सम्राट को दे देगी। कंपनी मुगल सम्राट को 26 लाख रुपए पेंशन के रूप में देगी। मुगल सम्राट बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी कंपनी को सौंप देंगी। देखो भैया हम तुम्हें इलाहाबाद और कड़ा की जमींदारी दे रहे हैं। किनको बोला है ये, शाह आलम द्वितीय को, जो कि मुगल सम्राट है उस टाइम। इनसे बोला कि आप इलाहाबाद और कड़ा ले लो, कहाँ से, अवध से, और हम 26 लाख रुपए पेंशन देंगे आपको, लेकिन आप एक काम करो, बंगाल, बिहार और उड़ीसा तीनों की दीवानी कंपनी को प्रदान कर दो, कोई लेना देना मत रखना। तो वो बोलते हैं मरता क्या ना करता। तो इसके तहत वो इस संधि पर हस्ताक्षर कर देते हैं, जो कि होती है इलाहाबाद की पहली संधि 12 अगस्त 1765 को। फिर होती है इलाहाबाद की दूसरी संधि। अवध को तो वही दे दिया, तो अब इनसे भी तो बात करनी पड़ेगी ना, जिनके राज्य आपने दूसरे राज्य को दे दिए। तो उनसे बात करने के लिए अवध जाते हैं और 12 अगस्त को इनकी होती है और 16 अगस्त 1765 को इनकी संधि हो जाए, मतलब 1765 में इनकी संधि होती है। इस संधि में अवध के नवाब सिराजुद्दौला से हुई। इस संधि के अनुसार शर्तें क्या थी भैया, जो इनने कहा कि जो नवाब से इलाहाबाद और कड़ा का जो जिला है वो किसको दे दो, तो भैया मुगल सम्राट को दे दो। अवध के नवाब अब हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए और चुनार का किला कंपनी को प्रदान करेंगे। इनने बोला कि देखो तुम्हारे पास तो कुछ है नहीं, लेकिन हमने युद्ध किया था, हमारी इतनी सेना मारी गई, इतने हथियार खराब हो गए, इतनी बंदूकें चली गई, तो अब आप हजाना भरो और हमारे लिए 50 लाख रुपए दो और चुनार का जो किला है वो भी हमारे लिए वापस कर दो। उनने बोला ओके भैया ले लो, बस हमें जानमय बख्श दो। तो उन्हें ले लिया और अवध में कर मुक्त व्यापार करने का अधिकार भी ले रहे कि हम अवध में व्यापार करेंगे और हम आपको कोई भी कर नहीं देंगे।
अवध की सुरक्षा के लिए अवध में एक अंग्रेजी सेना रखी जाएगी और उसका खर्च अवध का नवाब देगा। मतलब सारी संधियां इन पर थोपी गई थीं। 1765 तक से 1762 तक अवध में द्वैत शासन चलता रहा और 1762 में वॉरेन हेस्टिंग बंगाल का नवाब बनकर आया। इसने द्वैत शासन को समाप्त कर दिया और बंगाल में कंपनी का शासन स्थापित कर दिया। अब आता है आंग्ल मैसूर युद्ध। 18वीं, आपको बंगाल का समझ में आ गया ना, या फिर एक बार और क्लियर करना है? इसमें 2 संधि होती हैं बक्सर के युद्ध में। इसमें 3 मतलब 2 लड़ाइयाँ हुई हैं और 3 संधियाँ हुई हैं देखा जाए तो सबसे पहले आते हैं कौन? मुर्शिद कुली खां, फिर उसके बाद आते हैं उनका बेटा सुजाउद्दौला, फिर उनका बेटा सरफराज, फिर आता है अलीवर्दी खां, फिर उसका जो लड़की का लड़का होता है वो बनता है सिराजुद्दौला, जिसके साथ पलाशी का पहला युद्ध होता है सिराजुद्दौला के साथ 1757 को। 23 जनवरी 1757 को पलाशी का पहला युद्ध होता है। फिर कौन बनता है? मीर जाफ़र बनता है, फिर उसके बाद मीर कासिम बनता है। फिर जो मीर कासिम होता है वो विद्रोह कर देता है और बक्सर का तीसरा युद्ध बुलाता है। किसके साथ? अवध के नवाब के साथ और मुगल सम्राट के साथ, शाह आलम द्वितीय के साथ। ये युद्ध हार जाते हैं और 2 संधि होती हैं, इलाहाबाद की पहली संधि और इलाहाबाद की दूसरी संधि। पहली हुई थी शाह आलम द्वितीय के साथ, जिसमें इनको कड़ा इलाहाबाद दे दिया, 26 लाख रुपए पर वर्ष दिए जाएंगे, बंगाल, बिहार, उड़ीसा ले लिया। इलाहाबाद में क्या हुआ? जब इलाहाबाद की दूसरी संधि हुई तो ज़्यादातर गलती मानी जाती है अवध के नवाब की, तो इस पर बहुत सारी संधियाँ थोप दी जाती हैं। जैसे कि इलाहाबाद कड़ा ले लिया गया, खजाने के रूप में इनको 50 लाख रुपए देने पड़े, इनको मुक्त व्यापार करने दिया जाने लगा अवध में, और एक सुरक्षा के लिए सेना रखनी पड़ी और उसका वेतन भी नवाब को ही देना पड़ता था। और एक द्वैत शासन स्थापित कर दिया, किसने? क्लाइव ने। लेकिन वॉरेन हेस्टिंग जब आता है तो द्वैत शासन को समाप्त कर देता है। अब होते हैं आंग्ल मैसूर युद्ध। 18वीं शताब्दी के मध्य मैसूर के चिक्का कृष्णराज नामक शासन ने शासन स्थापित किया, लेकिन वास्तविक शक्तियाँ नंदराज के हाथ में थीं। कृष्णराज ने स्थापित किया लेकिन नंदराज के पास शक्तियाँ थीं। इस समय मैसूर की सेना में हैदर अली नामक एक व्यक्ति सिपाही के रूप में भर्ती हुआ, जो एक दिन मैसूर का शासक बना। अब आते हैं हैदर अली। इनका जन्म 1721 में बुढ़ी कोटा नामक स्थान पर हुआ था। इनके पिता फतेह मोहम्मद मैसूर की सेना के एक सेनापति थे या सिपाही थे। इनके ये युद्ध मारे गए थे और बड़ा होने पर हैदर अली ने भी मैसूर की सेना में भर्ती हो गए। फतेह मोहम्मद खान मैसूर के सेनापति थे, जो कि हैदर अली के पिताजी थे। हैदर अली अपने गुणों और योग्यता के कारण 1755 में गुंडी गुल का फौजदार नियुक्त हो गया। गुंडी गुल के फौजदार के रूप में फ्रांसीसियों के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना कर दी। 1759 में क्या हुआ? मराठाओं ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। हैदर के नेतृत्व में मैसूर की सेना पर मराठाओं को पराजित कर मैसूर से बाहर खदेड़ दिया। 1760 में क्या हुआ? चिक्का कृष्णराज की मृत्यु के बाद हैदर अली मैसूर का स्वतंत्र शासक बन गया, क्योंकि नंदराज थे, इन्होंने नंदराज को पहले हटा दिया और खुद जाके हैदर अली क्या बन गए? वहाँ के शासक बन गए। अंग्रेज प्रारंभ से ही हैदर को अपना शत्रु मानते थे, क्योंकि हैदर ने उनके उत्कर्ष में फ्रांसीसियों की मदद ली थी। सत्याग्रह स्थापित किया था ना इसने, देखो ये बताती हूँ मैं। ये गुंडीगुल में एक फौजदार के रूप में फ्रांसीसी के सहयोग से एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी गुंडीगुल में, इसलिए अंग्रेज भैया इनको अपना शत्रु मानते थे। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। अब क्या होता है? पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। ये हुआ था कितने में? 1767 से 69 तक होता है। इस युद्ध का मुख्य कारण सिर्फ इतना था कि मद्रास की जो अंग्रेजी सेना थी और जो मैसूर के बीच में कर्नाटक की जो सीमा थी उस पर विवाद हो गया, मद्रास की सेना में और अंग्रेजों की सरकार में, मैसूर के बीच में, है ना। अब इसमें क्या होता है? सर्वप्रथम 1767 में जोसेफ स्मिथ के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। प्रारंभ में हैदर पराजित हुआ, लेकिन बाद में इसने अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। मद्रास तक पीछा करते हुए आया और अंततः अंग्रेजों ने संधि की याचना की और परिणामतः मद्रास की संधि हो गई। हैदर अली ने इतना कूटा अंग्रेजों को मद्रास में,
मतलब मद्रास के जो आए थे अंग्रेज, उनको इतना कूटा कि वो भागने पे मजबूर हो गए। और ये वहाँ मतलब ये रुके नहीं हैदर अली के भाग रहे हैं चलो जाने दो, नहीं, ये उन्होंने पीछा कर करके उनको बहुत पिटाई की, बहुत मारा। तो इनने बोला भैया पाँव पड़ रहे हैं तुम्हारे, मद्रास की संधि कर लो। तो ये कहते हैं हाँ चलो ठीक है, मद्रास की संधि कर लेते हैं हम। तो मद्रास के सैनिक आए थे, तो मद्रास की संधि हो गई, 1767 में हुई, युद्ध हुआ था 1769 में, ये ने संधि कर ली और निपटा गया। अब होती है मद्रास की संधि में क्या क्या रखा गया। यह संधि हैदर अली और मद्रास की सेना के बीच में हुई थी। यह एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर देंगे बोला। हैदर अली अंग्रेज बंदियों को रिहा कर देंगे। अंग्रेज हैदर अली को युद्ध का खजाना देंगे, मतलब अंग्रेजों ने युद्ध किया था तो भैया युद्ध में जितना भी खर्चा हुआ तो अंग्रेज दे देंगे हैदर अली को। इस युद्ध में अंग्रेजों की अजय को समाप्त कर दिया। मतलब कि सब लोग क्या जानते थे अभी तक, अंग्रेज जिससे भी लड़ते हैं वो हमेशा जीतते हैं, क्योंकि बंगाल में ने जितने भी युद्ध लड़े, 2 लड़ाई की थी, वो दोनों जीते थे। तो पूरे में ये शासन फैल गया और इनने मुगल सम्राट को हराया था कि अंग्रेज जिससे भी लड़ने जाते हैं तो अंग्रेज ही जीतते हैं। लेकिन हैदर अली ने ये मना कर दिया कि नहीं बेटा हम भी हरा सकते हैं। इनने हरा के उनको ये वाली अजय की जो पदवी थी वो समाप्त कर दी। अब होता है दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1780 से 1784 के बीच में होता है। इस युद्ध का मुख्य कारण क्या था, अंग्रेजों ने फ्रांसीसी बंदरगाह माही पर अधिकार कर लिया था, जो हैदर अली के राज्य के अंतर्गत आता था। इस घटना के बाद हैदर अली अंग्रेजों से नाराज हो गया और अंग्रेजों के मित्र राज कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। इनने माही पर आक्रमण किया और जीत लिया, और इनने क्या किया, कर्नाटक पर ही आक्रमण कर दिया। कर्नाटक के नवाब मोहम्मद अली हैदर के विरुद्ध अंग्रेजी में सहायता मांगी। कर्नाटक के जो नवाब था ना, कर्नाटक मित्र था अंग्रेजों का, तो इनने कहाँ पे, हैदर अली ने कर्नाटक को युद्ध कर दिया। तो अब कर्नाटक कहाँ किसके पास जाएगा, अंग्रेजों के पास जाएगा। और अंग्रेजों ने 2 सेनापति के नियुक्त करके 2 अलग अलग सेनाएं कर्नाटक भेज दी। रास्ते में हैदर के पुत्र टीपू ने हेक्टर मुनरो वाली सेना को रोक लिया और युद्ध किया, जिसमें से एक ही सेना कर्नाटक पहुंची, 2 थी, तो जिसमें से हेक्टर मुनरो वाली पकड़ ली किसने, हैदर अली के बेटे ने, टीपू सुल्तान ने, बीच रास्ते में, और उसको बहुत पीटा, जिससे कि एक ही सेना कहाँ पे पहुंच पाई, कर्नाटक पहुंच पाई। परिणाम स्वरूप अरंदी में हेक्टर ने कर्नल बैली के नेतृत्व वाली सेना को पराजित कर दिया। 1782 में अंग्रेजों ने आयरकूट के नेतृत्व में एक और सेना मैसूर पर आक्रमण करने के लिए भेजी और पोर्टेनोवा के युद्ध में हैदर अली पराजित हो गए। युद्ध में घायल होने के बाद हैदर अली की मृत्यु हो गई। कहाँ पे हुई थी, पोर्टेनोवा के युद्ध में। हैदर अली की मृत्यु के बाद उनका पुत्र टीपू मैसूर का शासक बना। इसने युद्ध को जारी रखा और 1783 में इन्होंने ब्रिगेडियर मैथ्यू के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना को पराजित कर दिया। लेकिन इसी समय यूरोप में एक संधि के कारण फ्रांसीसियों ने टीपू का साथ छोड़ दिया और टीपू ने अंग्रेजों से एक संधि कर ली, जो कि थी मैंगलोर की संधि, जो कि होती है 1784 में। इस संधि के बाद दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इस युद्ध के कारण एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए गए और टीपू ने अंग्रेजों को जो बंदी बनाया था उनको भी रिहा कर दिया। होता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि होता है 1790 से 1792 तक। इस युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था, आई कोटा और कैंगारनूर के 2 दुर्ग थे जो डचों से टीपू सुल्तान खरीदना चाहता था, लेकिन अंग्रेजों ने मित्र राज्य त्रावणकोर से खरीद लिया। इस कारण से टीपू नाराज हो गया और त्रावणकोर पर आक्रमण कर दिया। इस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मराठा और निज़ाम से संधि करके एक त्रिगुट बनाया और मैसूर पर आक्रमण कर दिया। कॉर्नवालिस मैसूर के अनेक क्षेत्रों को जीत लिया और श्रीरंगपट्टनम का घेरा डाल लिया। बाध्य होकर टीपू ने अंग्रेजों से संधि कर ली और होती है श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 में दूसरी मतलब श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाती है। इस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हो गया। इस संधि के द्वारा टीपू का आधा राज्य अंग्रेजों ने ले लिया और अंग्रेज, मराठा और निज़ाम ने आपस में बांट लिया। टीपू पर 3 करोड़ का खजाना लगाया गया। टीपू के पास धन ना होने के कारण उसके 2 पुत्रों को कॉर्नवालिस के पास बंधक के रूप में रख दिया गया। टीपू की सेना को भी सीमित कर दिया गया। अब इससे बहुत अपमानजनक संधि की गई थी ये। तो अब चौथा
तीसरी जो संधि थी श्रीरंगपट्टनम की बहुत ज़्यादा अपमानजनक थी। तो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध तो असंभावित था। तो इस युद्ध के कारण क्या होता है, जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध स्टार्ट होता है 1799 में। इस युद्ध के कारण अंग्रेज गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलिजली टीपू के पास सहायक संधि स्वीकार करने का प्रस्ताव भेजा, जिसे टीपू ने अस्वीकार कर दिया। परिणामतः 1799 में लॉर्ड वेलिजली ने मैसूर पर आक्रमण कर दिया। वेलिजली ने टीपू के अनेक क्षेत्रों को विजित करके श्रीरंगपट्टनम के दुर्ग को घेर लिया। टीपू अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए दुर्ग के पास ही मारा गया और मैसूर अंग्रेजों के नियंत्रण में आ गया। अंग्रेजों ने बोडियार वंश था, उसके 2 वर्षीय बालक कृष्णराज को मैसूर का शासक घोषित किया और इससे सहायक संधि स्वीकार करने के मैसूर पर अपना प्रभाव स्थापित कर दिया। 1834 में क्या हुआ था, विलियम बेंटिक ने मैसूर को जीतकर अंग्रेजी साम्राज्य में मिला लिया। अभी सिर्फ सहायक संधि होती है, लेकिन 1834 में इसको पूर्ण रूप से ब्रिटिश काल में मिला लिया जाता है। चलिए अब शॉर्ट में देखते हैं कि 4 जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे वो कैसे हुए थे, है ना। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध और दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध तो हैदर अली के साथ हुए थे, और तीसरा और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध थे वो दोनों टीपू सुल्तान लड़े थे। दूसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या हुआ था, हैदर अली मारा गया था, और चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है, टीपू सुल्तान मारा जाता है। इतना याद हो गया। फिर पहला और दूसरा और तीसरा और चौथा सब कैसे याद हुए हैं, एक 70 के टाइम हुआ है, एक 80 के टाइम हुआ है, एक 90 के टाइम हुआ है और एक 100 के टाइम हुआ है। तो पहला आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1767 से 1769 तक। इसमें अंग्रेज और हैदर अली के बीच कर्नाटक की सीमा का विवाद था और युद्ध होता है, और मद्रास की संधि होती है 1769 में और अंग्रेज पराजित होते हैं। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है 1780 से 1784 के बीच में। अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी बंदरगाह माहे पर अधिकार करना इसका मुख्य कारण था, और मैंगलोर की संधि 1784 में ये युद्ध को समाप्त हो जाता है और ये आर निर्णय होता है, कोई नहीं इसमें जीतता। फिर होता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध, जो कि 1790 से 1792 में होता है, और इसमें टीपू द्वारा त्रावणकोर पर आक्रमण किया जाता है और श्रीरंगपट्टनम की संधि के साथ ये 1792 में समाप्त हो जाता है और टीपू की पराजय होती है इसमें। चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1799 में होता है, इसमें टीपू द्वारा सहायक संधि स्वीकार ना करने के कारण ये युद्ध होता है। टीपू सुल्तान इसमें मारा जाता है और टीपू की पराजय होती है, और बोडियार वंश के शासक को, जो कि कृष्णराज नाम था, 2 साल का था, उसको वहाँ पर राजा बना के बिठाल दिया जाता है। इसके साथ हमारा मैसूर ख़त्म होता है। अब थोड़ा टीपू सुल्तान के बारे में भी पढ़ लेते हैं, ये कौन था। तो 1782 से 1799 तक ही रहते हैं, और हैदर अली की मृत्यु के बाद 1782 में टीपू सुल्तान शासक बनता है। टीपू ने 1787 में बादशाह की उपाधि धारण की थी। इसके नाम के सिक्के चलाए थे। इसी वर्ष और महीने में हिंदू नामों के स्थान पर अरबी नामों का प्रयोग किया था और एक नए पंचांग कैलेंडर का प्रचलन किया था। फ्रांसीसी क्रांति के फलस्वरूप जब कुछ फ्रांसीसी सैनिक ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब बनाने का प्रस्ताव दिया, तो ये टीपू सुल्तान मान जाता है और स्वीकार कर लेता है। यह स्वयं जैकोबिन क्लब का सदस्य बना और अपने आप को नागरिक टीपू कहता था। ये टीपू सुल्तान धर्म सहिष्णु शासक था, इसमें कोई कट्टर नहीं था, ये धर्म सहिष्णु शासक था। इसने शंगरी के जो मंदिरों की मरम्मत करवाई थी और शारदा देवी की मूर्ति स्थापना करने के लिए धन भी दिया था। इसके तहत हम समझ सकते हैं कि ये कितना अच्छा शासक था सुल्तान टीपू सुल्तान। चलिए इसके साथ हमारा आज मैसूर समाप्त होता है। अब पढ़ेंगे अपन आंग्ल मराठा युद्ध। अब पढ़ेंगे अपन कौन, आंग्ल मराठा युद्ध, जिसमें अंग्रेज अब मराठाओं से लड़ने के लिए जाएंगे और कैसे क्या युद्ध होता है ये अपन इसमें पढ़ने वाले हैं। अब जब अपन इसको पढ़ेंगे तो इससे पहले आप ये चीज़ दिमाग में थोड़ा सा रखिएगा कि इसमें पानीपत का युद्ध हो चुका है, पानीपत का जो तीसरा युद्ध था वो हो चुका है, और अब मराठा शक्ति एकदम इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं है ना। तो अब इसमें इनकी बीच में ही मुठभेड़ होना स्टार्ट हो गया है। तो अब चलते पढ़ते हैं।
पेशवा बालाजी बाजीराव की मृत्यु के बाद मराठा राज्य आंतरिक षड्यंत्रों का केंद्र बन गया था। अब सब हर किसी पर षड्यंत्र कर रहा था कि भैया ये शासक नहीं बनना चाहिए, ये पेशवा नहीं, हमें पेशवा बना दो, या फिर हमारे बेटे को पेशवा बना दो, ये चल रहा था इस टाइम। तो पेशवा माधव राव के समय उनके चाचा रघुनाथ राव मराठा साम्राज्य के विभाजन की मांग करते हैं। कौन? माधव राव के जो चाचा रहते हैं रघुनाथ राव, वो बोलते हैं कि विभाजन कर दो, बहुत बड़ा साम्राज्य है। लेकिन माधव राव क्या करते हैं, ये इनके जो मांग थी उसको मना कर देते हैं। और फिर क्या होता है, नाना फडणवीस के नेतृत्व में एक 12 भाइयों का एक परिषद बनाया जाता है और माधव नारायण राव एक छोटे से बेटे होते हैं, उनको एक पेशा बना दिया जाता है। और इतनी बड़ी मतलब ये परिषद रहती है 12 भाइयों की, ये बहुत पावरफुल रहती है उस टाइम। तो जो रघुनाथ राव होते हैं उर्फ राघोबा, जिनने विभाजन की मांग की थी, वो पूना भाग जाते हैं, क्योंकि ये 12 भाइयों की सेना को तो पराजित नहीं कर सकते ना, या फिर परिषद को पराजित नहीं कर सकते। तो ये मुंबई भाग जाते हैं और वहाँ के अंग्रेजों के साथ सहायता मांगते हैं, और ना चाहते हुए आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो जाता है और उसकी पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। मुंबई की अंग्रेजी सेना रघुनाथ राव की पेशवा बनने के लिए एक संधि पर साइन करती है, जिसको बोलते हैं सूरत की संधि। ये बोलते हैं हाँ भैया चलो हम तुम्हें पेशवा बना देंगे, हमें लड़ने तो दो पहले। तो इसमें होती है सूरत की संधि। पहला आंग्ल मराठा युद्ध स्टार्ट हो जाता है। ये होता है 1757 से 1782 तक चलता है ये। इस युद्ध का जो मुख्य कारण था, इसमें क्या होता है, सूरत की संधि के अनुसार कर्नल किटिंग के नेतृत्व में एक सेना सूरत पहुंचती है। सूरत की संधि होती है और किटिंग की नेतृत्व में एक सेना कहाँ पहुंचती है, सूरत पहुंचती है। 18 मई 1775 को आरश के मैदान में अंग्रेज और मराठाओं के बीच भीषण युद्ध होता है, जिसमें मराठा पराजित हो जाते हैं। लेकिन अंग्रेजों का मराठा क्षेत्र पर अधिकार नहीं हो पाता, क्योंकि भैया मराठा यहाँ हारे हैं, लेकिन उनका क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और बहुत अच्छी सेना होती है इनके पास। फिर 1778 में क्या होता है, अंग्रेजी सेना पुनः मराठाओं पर आक्रमण करती है और वॉरेन हेस्टिंग ने भी बंगाल में एक सेना इसकी सहायता के लिए भेज दी। अभी जो मुंबई की सेना थी वो ही लड़ती है आरस के मैदान में सिर्फ वो ही लड़ती है 18 मई को 75 में, है ना, 1775 में किटिंग के नेतृत्व में। तो ये हार जाते हैं। लेकिन अब क्या होता है, 3 साल बाद 1778 में जो वॉरेन हेस्टिंग होता है वो कलकत्ता से एक सेना और इसकी सहायता के लिए भेज देता है, और तेलगांव के युद्ध में मुंबई की अंग्रेजी सेना मराठाओं से फिर से पराजित हो जाती है। सेना सहायता की भेज दी, फिर भी ये कौन पराजित हो गए, ये पराजित हो गए। 2 हो गए, एक होता है आरश का युद्ध और दूसरा होता है कौन सा, तेलगांव का युद्ध। फिर परिणाम स्वरूप 1779 में बड़गांव की संधि हो जाती है। भैया ये बहुत ज़्यादा डर जाते हैं और बोलते हैं अरे बड़े भाई माफ़ कर दो और हमें संधि कर लो। बड़गांव की संधि होती है। फिर अभी इसकी सालबाई की संधि अपन बाद में पढ़ेंगे क्या, क्योंकि ये हाँ चलो ये पढ़ लेते हैं सालबाई की संधि, जो कि होती है 17 मई 1782 को। यह संधि पूना दरबार और अंग्रेजों के बीच होती है। इसके द्वारा प्रथम आंग्लो मराठा युद्ध समाप्त हो जाता है। इसकी शर्तें क्या थीं, जो सैलसेट द्वीप था और थाने का जो दुर्ग था वो अंग्रेजों को दे दिया जाएगा। अंग्रेज रघुनाथ राव का साथ छोड़ देंगे, जिनसे सूरत की संधि कर ली थी, है ना, और रघुनाथ राव पर खर्च की गई राशि 12 लाख रुपए पूना दरबार अंग्रेजों को दे देगा कि जो उनने रघुनाथ राव को पैसे दिए हैं वो हम दे रहे हैं, लेकिन आप रघुनाथ राव का साथ नहीं देंगे। राघोबा को 3.5 लाख रुपए वार्षिक पेंशन दे दी जाएगी और वो चुपचाप बैठेंगे। मुंबई और दक्षिण में एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र एक दूसरे को वापस कर दिए जाएंगे। इस संधि के द्वारा 20 वर्ष के लिए शांति रहती है। अब ये 20 वर्षों तक नहीं लड़ते। कब हुई थी ये? 1782 में हुई थी। तो अब ये 2 साल क्या 20 साल नहीं लड़ेंगे। अब होता है 2 साल बाद, मतलब 20 साल बाद तो लड़ नहीं था, तो कौन सा युद्ध होता है? दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, जो कि 1803 से 1805 तक चलता है। 1800 में नाना फडणवीस की मृत्यु हो जाती है और पूना दरबार षड्यंत्र का केंद्र बन जाता है, क्योंकि अभी जो मेन लीडर थे परिषद के नाना फडणवीस, वो अच्छों को ठोक के उन्होंने ठीक कर दिया था। उनके सामने कोई आवाज़ भी नहीं उठा पाता था। जैसे नाना फडणवीस की मृत्यु होती है, सब षड्यंत्र में घिर जाते हैं। कोई ना कोई किसी का लिए षड्यंत्र बना रहा है, कोई किसी के लिए षड्यंत्र बना रहा है, ऐसे पूरा षड्यंत्र बन जाता है दरबार। फिर पेशवा बाजीराव
द्वितीय और दौलत राव सिंधिया ने होलकर के विरुद्ध संयुक्त मोर्चा बनाकर उसे नीचा दिखाना चाहा। किसने? बाजीराव द्वितीय ने। और जो दौलत राव सिंधिया रहते हैं, वो जो होलकर रहते हैं, उनको नीचे दिखाने के लिए एक मोर्चा तैयार करते हैं। और 1802 में पूना के निकट हुए युद्ध में होलकर ने संयुक्त सेना को पराजित कर दिया। होलकर इतने पावरफुल थे उस टाइम कि उनने सिंधिया की, जो कि दौलत राव सिंधिया हैं, उनकी सेना और बाजीराव द्वितीय की सेना को पराजित कर दिया। और रघुनाथ राव के दो दत्तक पुत्र थे, अमृत राव के बेटे विनायक राव को पेशवा घोषित कर देते हैं। मतलब कि अब मराठाओं ने ही एक इतना बड़ा शासन बना लिया है, या फिर इतनी शक्तिशाली हो गए हैं कि वो बताने लगे कि अब कौन पेशवा बनेगा। तो अब जो बाजीराव द्वितीय थे वो तो हार जाते हैं, सिंधिया, और सिंधिया भी हार जाते हैं, तो अब कौन बनाएगा शासक? तो ये होलकर जाते हैं। और जो रघुनाथ राव, जिनको पेंशन मिल गई थी और शांत बैठ गए थे, उनका एक बेटा होता है दत्तक पुत्र, जिसका नाम रहता है अमृत राव, और उनका ही बेटा रहता है कौन? विनायक राव, को पेशवा बना देते हैं। परिणाम स्वरूप जो पेशवा बाजीराव द्वितीय होते हैं, वो अब देखो, पहले कौन भागा था? राघोबा भागे थे अंग्रेजों के पास। तो पहली संधि हुई थी, सूरत की संधि हुई थी, और पहला आंग्ल मराठा युद्ध हुआ था। अब कौन भागा है? बाजीराव द्वितीय भागे हैं अंग्रेजों के पास, तो अब उनसे सहायता मांगेंगे, और फिर होगी कौन सी? बेसिन की संधि, और जिसके तहत तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध हो जाएगा। अब दौलत राव सिंधिया, अप्पाजी भोसले और यशवंत राव होलकर ने पेशवा का विरोध किया, और जिसके कारण क्या होता है? दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध प्रारंभ हो गया। लॉर्ड वेलेजली ने सर्वप्रथम सिंधिया एवं भोसले की सेना को पराजित कर दिया, और दोनों ने अंग्रेजों से अलग अलग संधि कर ली। अब जब अंग्रेज आते हैं ना, तो ये वो सबको पहले पकड़ पकड़ के कूटते हैं। तो पहले भले उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कौन किसके साथ है, तो पहले इन्हें सिंधिया की पिटाई की और भोसले जी की पिटाई की। तो फिर दोनों अलग अलग संधि करने के लिए मान गए कि भैया तुम संधि कर लो, हमें छोड़ दो। और 1805 में क्या हुआ? अंग्रेजों ने यशवंत राव होलकर को भी पराजित कर दिया, और परिणाम स्वरूप इनसे भी संधियां कर ली। देखो यहाँ पर थोड़ा सा आप ट्विस्ट देखिएगा कि जब सिंधिया और होलकर मतलब भोसले होते हैं, तो उन पर जो संधि होती है, उस संधि की शर्तों को थोपा जाता है कि भैया तुम्हें ये संधि माननी है। लेकिन जब यशवंत राव होलकर के साथ 1805 में संधि होती है, तो अंग्रेजों के ऊपर थोपी जाती है संधि। यशवंत राव होलकर बोलते हैं बेटा तुम्हें बात माननी पड़ेगी हमारी, तुम्हें संधि करनी है, हमें नहीं। ये थे होलकर। होता है तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में। यह युद्ध लॉर्ड हेस्टिंग के शासनकाल में लड़ा जाता है, और अंग्रेजों ने 1807 में सिंधिया से ग्वालियर की संधि के अनुसार सिंधिया पिंडारियों के दमन में अंग्रेजों का सहयोग करेंगे, और चंबल नदी के दक्षिण पश्चिम राज्यों पर अपना अधिकार समाप्त कर देंगे। जो ग्वालियर की संधि हुई थी, कब हुई थी? 1817 में। इसके तहत क्या कहा गया था कि जो अंग्रेजों का साथ देंगे कौन? सिंधिया, कि जो दमन है करना है पिंडारियों का, उसमें साथ देंगे, और जो चंबल के पास का जो दक्षिण पश्चिम वाला पूरा रीजन है, उससे अपना शासन समाप्त कर देंगे, अंग्रेजों का शासन होगा अब से। जून 1817 में क्या होता है? अंग्रेजों ने पेशवा से पुणे की संधि की, जिसके द्वारा पेशवा में मराठाओं की प्रधानता त्याग दी, जिससे पहले भोसले ने भी अंग्रेजों के साथ अधीनता स्वीकार कर ली थी। 1817 में संधि का उल्लंघन करके पेशवा, भोसले और होलकर ने अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध प्रारंभ कर दिया। परिणाम स्वरूप किरकी ने पेशवा, सीताबाड़ी में भोसले और महीदपुर में होलकर अंग्रेजों से पराजित होते हैं। किरकिरी हो जाती है किनकी? पेशवाओं की। सीताबड़ी में भोसले हार जाते हैं, और महीदपुर में होलकर अंग्रेजों से पराजित हो जाते हैं। और जनवरी 1818 में होलकर अंग्रेजों से मंदसौर की संधि करके राजपूत राज्य पर अपना अधिकार वापस ले लेते हैं। होलकर मंदसौर की संधि से राजपूत राज्यों से अपना अधिकार वापस ले लेंगे 1818 में। पेशवा बाजीराव द्वितीय कोरेगांव एवं अस्टी के युद्ध में पराजित होंगे और अपना आत्मसमर्पण कर देंगे। अंग्रेजों ने पेशवा का पद समाप्त कर दिया और पेशवा के राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया। पेशवा को 4 लाख रुपए वार्षिक वेतन देकर कानपुर के बिठूर में रहने की आज्ञा दे दी, और यहीं पर 1853 में जो बाजीराव द्वितीय होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। आंग्ल मराठा युद्ध पढ़ेंगे, जो कि देखेंगे कैसे कैसे हुए, कितने युद्ध हुए, समय क्या क्या था। संधि में
किस संधि के कारण युद्ध प्रारंभ हुआ, किस संधि के कारण युद्ध समाप्त हुआ, कौन सा पेशवा उस समय था और किस गवर्नर जनरल के टाइम पर ये युद्ध लड़े गए। तो पहला आता है आंग्ल मराठा युद्ध प्रथम। ये 1775 में 1782 के बीच में होता है। सूरत की संधि होती है 1775 में और सालबाई की संधि होती है 1782 में, जिसके कारण ये समाप्त हो जाता है। इसमें माधवराव पेशवा रहते हैं, माधव नारायण राव, और वॉरेन हेस्टिंग के समय ये युद्ध होता है। दूसरा आंग्ल मराठा युद्ध, ये 1803 से 1805 के बीच में लड़ा जाता है। बेसिन की संधि होती है 1802 में। राजघाट की संधि 1805 के तहत ये समाप्त हो जा है और इसके समय पेशवा थे बाजीराव द्वितीय, और जॉर्ज बार्लो और बेलेजली के समय ये युद्ध लड़े गए थे। तीसरा आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818 के बीच में होता है। इसमें कोई संधि नहीं होती, लेकिन बाजीराव द्वितीय के समय लड़ा गया था और लॉर्ड हेस्टिंग के समय ये लड़ा गया था, जिसके तहत बाजीराव जो रहते हैं द्वितीय, इनको पेंशन भोगी बनाकर कहाँ भेज दिया जाता है, बिठूर। चलिए, तो इसके साथ हमारे आंग्ल मराठा युद्ध समाप्त होते हैं। तो अब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे सिख और आंग्ल सिख युद्ध। थैंक यू सो मच। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।